दोस्तों हमारे साथ हैं शिवी जोशी जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में सफलता के साथ दूसरी रैंक, जो कि बहुत शानदार सफलता कही जाएगी, वो लेकर के आज हमारे साथ यहाँ पर संवेग आईएएस में हैं। शिवी, सबसे पहले तो हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू आपने सर। बहुत ही कहा जाएगा कि अच्छे तरीके से इस सफलता को हासिल किया है, दूसरी रैंक लेकर के आप आई हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो ये जर्नी है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस तैयारी तक आप आई और आपने सिलेक्शन भी लिया, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? सर तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है पन्नागर यूनिवर्सिटी से। 2014 में मैंने पास आउट किया था। 2015 ऑनवर्ड्स मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी सेंटर और स्टेट सर्विसेज के लिए। सर पर मेंस देने के बाद भी मैं मेंस के आगे बढ़ नहीं पाई, तो उसकी वजह से मैंने 4-5 अटेम्प्ट्स दिए, बट 2019 में फिर मैंने सोचा कि और पेपर्स भी मैं देना शुरू करती हूँ। तो तब मैंने बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, एसएससी इनकी तैयारी भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी। उसी बीच मैं कहूँगी लकीली एसीएफ के जो नोटिफिकेशन है वो आया था, और फिर मैंने एसीएफ की भी तैयारी करी। मेरा बेस ऑलरेडी डेवलप था, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली प्री में। और प्लस मैंने उत्तराखंड ओरिएंटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उन पे भी फोकस किया, बिकॉज जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे फोकस ज़्यादा रहता है, तो मैंने उसको ऐड ऑन किया। और इसके साथ ही सर मैं बोलना चाहूँगी कि जब प्री मेरा क्वालिफाई हुआ इन जैन 2020, उसी टाइम पे मेरा एलआईसी में असिस्टेंट में भी हुआ था, तो साथ में ही हुआ। तो फिर मुझे डिलेमा हुई कि मैं कैसे दोनों चीज़ों को कैसे टैकल करूँगी, कि मेंस की भी प्रिपरेशन फुल फ्लेश्ड करनी है और एलआईसी में जॉब के साथ कैसे होगा। तो तब मैंने फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मैं गई थी एलआईसी में, बट फिर मैंने उनसे एक्सटेंशन मांगी जो रीजनल ऑफिस है, तो उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया, मतलब एक्सटेंशन मुझे प्रोवाइड नहीं करी। तो फिर मैंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप कर दूँगी, जॉब ज्वाइन नहीं करूँगी और मैं अपनी फुल फ्लेश तैयारी ही करूँगी। फिर उसके बाद सर मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो 9 to 10 मंथ्स मैंने रिगरस अपनी तैयारी करी, पूरे मेंस की जितने भी ऑप्शनल हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, उनकी तैयारी करी। और उसके बाद सर जैसे इस बीच ही मैंने जो पहले एग्ज़ाम्स दिए थे उनका भी रिज़ल्ट आया, तो उसमें आईबीपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, पीएनबी में हुआ था आईबीपीएस के थ्रू। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, डिसाइड किया कि ज्वाइन करूँगी। अक्टूबर के टाइम पे मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो 2 to 3 मंथ्स में एक पंतवाड़ी रिमोट विलेज है टिहरी गढ़वाल में, वहाँ पोस्टेड थी। तो अलॉन्ग विद जॉब मैंने प्रिपरेशन की, बट वही होता है कि जॉब के साथ साथ दोनों चीज़ें मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा जैसे सुबह और शाम में पढ़ पाती थी। और इसी बीच मेरा एसबीआई का भी रिज़ल्ट आया और वो पॉजिटिव था, मतलब मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ था। और ऐसा ये केस बना कि एसबीआई का जब रिज़ल्ट आया और मेंस का जो हमारा हम कह सकते हैं डेट शीट थी एसीएफ की, वो साथ साथ आए थे। तो मैंने तब डिसाइड किया कि मैं आईबीपीएस जो पीएनबी आईबीपीएस क्लरिकल का जो मेरी जॉब थी उसको मैंने छोड़ दिया, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एसबीआई ज्वाइन करूँगी। मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया। 25 जनवरी के आसपास हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो वहाँ मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया एंड दे वर काइंड इनफ टू ग्रांट मी दैट 2 मंथ का एक्सटेंशन जो उन्होंने मुझे ग्रांट किया, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। तो उस पीरियड में मैंने जितना भी पास में मेरी पढ़ाई हुई थी तो वो सारा रिवाइज़ मैं कर पाई। और फिर सर मेंस मेरा अच्छा रहा, फिर मैं मेंस मेरा क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ और फिर रिज़ल्ट रहा। श्री, आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारा डायलेमा फेस किया और जी सर। कुछ फेलियर्स भी रहे और कई एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन भी हुआ। ऐसी सिचुएशन में जब आजकल कैंडिडेट्स के पास जॉब नहीं रहती तो बहुत बड़ा डायलेमा हो जाता है कि जी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या ना करें। छोड़ने के लिए फिर घर से भी प्रेशर रहता है। हाँ जी हाँ जी।
क्या आपको घर का सपोर्ट मिला कि जॉब छोड़ करके एक बड़े एग्जाम्स के लिए तुम तैयारी करो? सर इसमें मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही। उन्होंने इनफैक्ट मुझे इनकरेज किया कि मैं परस्यू करूँ अपने ड्रीम्स को। और किसी भी मतलब जैसे जब फेलियर होता था तो दे वर द वंस कि जो मेरा बिल्कुल सपोर्ट करते थे कि नहीं करो, होगा, और जब तक ट्राई करते रहोगे कैसे नहीं होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इस टाइम पे जो LIC का जब हुआ था, मैंने जैसे बताया, तो उस टाइम पे मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि आप नहीं, इसको कुछ नहीं होता, आप अगर जॉब ड्रॉप करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप आगे कर सकते हो मेंस की प्रिपरेशन करके फुल फ्लेश, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया इसमें। कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो किस्मत भी कुछ आपका हाँ जी। साथ देती है। कोविड के पीरियड में आपको हाँ जी टाइम सर। एक्सटेंशन मिला, हाँ और जी। जैसा कि आप बता रही हैं SBI में आपने 2 मंथ्स का एक्सटेंशन लेकर टाइम बाय करने की कोशिश की, हाँ जी। यानी हाँ जी। आपने तैयारी के दौरान मैनेजमेंट को भी सीखा। हाँ जी। ये प्रोसेस था इवोल्यूशन का। हाँ जी। शुरुआत में लेकिन जब आपने तैयारी की शुरुआत की थी, किस तरह की दिक्कतें होती थी आपको? सर स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एक तो जब नई नई आई थी तो पता नहीं था ज़्यादा चीज़ों के बारे में। एक मार्केट में इतना ज़्यादा हाइप करके दिखाया जाता है कि सिविल सर्विसेज इतना ज़्यादा टफ है, तो उसकी वजह से तो अंदर अभी डर लगता था कि होगा नहीं होगा। मतलब जर्नी में स्टार्ट तो कर दिया है, बट एंड रिजल्ट मिलेगा जो अपना एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मिलेगा नहीं मिलेगा। और सर साथ ही साथ मतलब इतने ज़्यादा वेरिड सोर्सेज थे, गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी कि जो आपको बता सके कि सही पाथ ये है और इसके थ्रू होगा। मतलब हर जगह अलग अलग गाइडेंस थी, तो कंफ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा। तो सर यही मुझे प्रॉब्लम्स लगती हैं जो मैंने फेस की, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ मुझे टैकल करना मैंने उन्हें सीखा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे संवेग के सर से, मिश्रा सर से मैं जब जुड़ी तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली। और मुझे लगता है जो प्रॉपर गाइडेंस यहाँ मिली उसी वजह से मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाई, जो पहले मैं नहीं हो पाई थी सक्सेसफुल, उसका श्रेय जाता है सर को। अच्छा, यूकेपीएससी का वैसे तो यूकेपीएससी बहुत से एग्जाम्स कराता है, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? सर पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए तो मैं कहूँगी कि मेरा ऑलरेडी बेस बिल्डअप था, जो मैंने इतने साल से प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मेरा बेस बिल्डअप था, तो उसमें मेरी प्री में मुझे मदद मिली। और प्लस जो उत्तराखंड ओरिएंटेड था, मैंने उसमें मेहनत करी, विंसार पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी थी, सर ने ही रिकमेंड की थी वो। और उसके बाद सर मेंस के टाइम पे मैंने हिंदी और इंग्लिश और GS इन पे फोकस किया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे अपने फोकस किया खासकर, क्योंकि ऑप्शनल जो है उसका वेटेज ज़्यादा होता है। और हिंदी को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना था, तो हरदेव बिहारी जी की बुक थी उससे पढ़ा, और बिल्कुल गोल ओरिएंटेड पढ़ा कि अब पहले ही अपना जो सिलेबस है उसे, उसका प्रिंट आउट निकाला, उसके आसपास ही पढ़ा। मतलब उससे बाहर मैं नहीं गई, और उसी में ऐड ऑन किया जितना हो सकता है। मतलब अपने पाथ से, जो वेल डिफाइंड पाथ होता है उससे भटकी नहीं। तो मुझे लगता है इस वजह से ही। प्री और मेंस के लिए जैसा कि आपने बताया कि प्री का आपका बेस बिल्डअप था, हाँ जी। मेंस की तैयारी और ऑप्शनल को चूज करने का आपका आइडिया क्या था? सर प्री की जो तैयारी हुई थी उसी से मैंने मेंस का आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि GS वो सब इंटरलिंक्ड है, तो उसी से कंटिन्यूड रहा आगे। और सर ऑप्शनल मैंने इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री लिया था। तो पहले मेरा पर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, पर 2015 में जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने चूज़ किया जोग्राफ़ी को। पर इतना ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया था कि जब एग्रीकल्चर चूज़ किया था, और अब जब मैं ऑप्शनल्स चूज़ कर रही थी तो मैंने यहाँ नहीं लिया एग्रीकल्चर को। प्लस मुझे ऐसा भी लगा कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो मैं उसे कवर नहीं कर पाऊँगी, और फॉरेस्ट्री का लिमिटेड था सिलेबस, तो इसलिए मैंने फॉरेस्ट्री पे फोकस किया। प्लस एक रहता है दिमाग में था मेरे कि अगर हो गया ACF में तो फॉरेस्ट्री मदद करेगी मेरी ऑन द ग्राउंड। और प्लस सर इन्वायरमेंटल साइंस में तो ज्योग्राफी सेक्शन भी, जो इन्वायरमेंटल साइंस का, वो ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा उसमें ओवरलैपिंग था, तो इस वजह से मैंने इन्वायरमेंटल साइंस को चूज़ किया। ये बहुत से लोग एग्ज़ाम की शुरुआत में एक लंबा गोल लेके कर चलना पड़ता है, एक विजन होता है, क्योंकि
एग्ज़ाम्स में, इस तरह के एग्ज़ाम्स में 3 स्टेजेस होती हैं। बहुत से लोग प्रीलिम्स के बाद आगे का सफ़र नहीं तय कर पाते हैं। बहुत से लोग मेंस में आकर के रुक जाते हैं। जी सर। आप चूँकि तीनों स्टेजेस को क्लियर करके यहाँ तक पहुँची हैं, मेंस में आंसर राइटिंग का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? सर मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसी की वजह से सारे मार्क्स फेच होते हैं और आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, बिकॉज एग्जामिनर इज़ ओनली नोइंग यू अबाउट बिकॉज ऑफ योर रोल नंबर। उनको कुछ नहीं पता बाकी आपके बारे में, आपको कितनी भी बैकग्राउंड में नॉलेज हो तो उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आप जो वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जैसे प्रेजेंट करोगे उसी से वो आपको मार्क्स देंगे। तो उसमें सर मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में मैंने आंसर्स लिखे और हर आंसर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना और हो सके तो हर आंसर में डायग्राम बनाना या फिर फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना अपने आप को। मतलब वही चीज़ अगर पैराग्राफ्स के बजाय या सिंपल पॉइंट्स के बजाय मैं किसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसे मोर एक्सप्रेसिव वे में लिख पाऊँ, तो मैंने वो फॉलो किया था। आंसर राइटिंग में आपको समवेग आईएएस से हेल्प कैसे मिली? सर समवेग आईएएस में मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और उसमें मैंने जो भी टेस्ट ज्वाइन किए थे, मैं एट अ स्ट्रेच 3 आवर्स, जैसे पेपर में होता है हमारा लगातार 3 आवर्स हमारी सिटिंग होती है, वैसे ही मैं घर पे बैठ करके वो पेपर्स देती थी। तो सर फिर जब मैं सेंड करती थी तो सर फीडबैक देते थे उसमें पूरा प्रॉपर, तो उससे मुझे अपने सारे जितने भी एरियाज़ जहाँ पे मुझे वर्क करना है फर्दर वो उसका बारे में पता चलता था और फर्दर ऑन मुझे और कैसे हेल्प चाहिए और आगे मतलब कैसे बढ़ना है, ऐसे आगे कैसे मूव ऑन करना है, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। और जो फाइनल पेपर था, जो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी वो सेम थी, ऑन सेम पैटर्न पे था, तो सरप्राइजिंग नहीं था वहाँ पे जब फाइनल मैंने पेपर दिया और इसी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा मैं कर पाई वहाँ पे। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की थी, इसके बारे में बताइए। सर इंटरव्यू का ये रहता है कि काफ़ी कम टाइम पीरियड में मिला था और बहुत ज़्यादा सिलेबस था, तो उतने कम टाइम पीरियड में मैक्सिमम चीज़ें कवर करना, तो उसमें समवेग आईएएस को मैं क्रेडिट दूंगी कि मिश्रा सर ने बिल्कुल हमें बताया कि कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे ये टेक्निकल एरिया है तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फॉरेस्ट्री है, उत्तराखंड रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उसी पे फोकस मैंने किया। और ओरिएंटेशन जो हमारी क्लासेस हुई पूरे दिन भर चली हूँ, तो उसमें काफ़ी रिगरस हमें समझाया गया, पढ़ाया गया, तो उसके अराउंड ही मैंने अपना पूरा फिर जो भी तैयारी थी वो रखी। और जो मॉक टेस्ट हुए सर उसी लाइंस पे जो एक्चुअल मॉक टेस्ट था वो भी हुआ था, तो मुझे भी तो फिर अगेन वही कुछ वहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट रह नहीं गया था, तो मतलब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था प्रोसेस। अच्छा, लास्ट स्टेज को लेकर के कैंडिडेट्स में बहुत एंजाइटी होती है कि प्री क्लियर कर लिया है, मेंस क्लियर कर लिया है, यहाँ से वापस कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुँचते हैं तो एंजाइटी इस बात की रहती है कि जैसा एम्बियंस उन्होंने सोचा था वैसा रहेगा या नहीं। इंटरव्यू में काफ़ी प्रेशर बिल्डअप होता है कैंडिडेट्स को, उनका प्रेशर के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी उसे टेस्ट किया जाता है। आपको मॉक इंटरव्यू से कितना इस माहौल को समझने में मदद मिली? सर मॉक इंटरव्यूज़ में जिस लाइंस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे और जैसे मतलब पूरा माहौल रहता था वही था बिल्कुल वहाँ पे भी माहौल, मतलब मुझे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, तो उससे मुझे ये हेल्प मिली कि मतलब यहाँ पे मुझे सब फीडबैक जो भी मिला मैंने उस पर वर्क अपॉन किया। जैसे स्टार्टिंग में मेरा ये हुआ था कि उत्तराखंड पे मेरा थोड़ा फोकस कम था, तो उत्तराखंड मैंने फिर रिवाइज़ किया, तो सेकंड वाले मॉक में मेरा ठीक रहा उसका परफॉर्मेंस, तो वहाँ फाइनल में वहाँ जा कर के भी वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे कि मतलब मुझे सब पता था, जो इन्वायरमेंट साइंस उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मुझे पता थे वो सारे, तो दे वर ऑल्सो हैप्पी अबाउट दैट। जो फाइनल हमारा टेस्ट हुआ था, जो फाइनल इंटरव्यू स्टेज थी, तो मुझे लगता है इसी तरीके से मुझे मदद मिली। श्री, बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे और
जो हमारी बातचीत है उसे बहुत से कैंडिडेट्स जो अब तैयारी में आए हैं मोटिवेशनल वीडियो के रूप में शायद लेंगे, तो सिर्फ ये मोटिवेशनल वीडियो बन के न रह जाए जो कि कुछ देर का असर करे। आप ये बताइए कि 2015 में जब आपने तैयारी शुरू की थी, वो गलतियाँ जो जिनके लिए अब शायद ये तैयारी की शुरुआत होगी वो ना करें, अपनी गलतियों से आप क्या उन्हें बताना चाहेंगी जिससे उनका सिलेक्शन का जो समय है वो और कम हो जाए? सर मैं यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, डिमांड क्या है एग्ज़ाम की उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सिलेबस सबसे पहले तो आप प्रिंट आउट निकाल लें सिलेबस का कि क्या क्या डिमांड कर रहा है, क्या हमें जानना चाहिए, प्री स्टेज हो मेन स्टेज हो, और उसके अराउंड ही अपनी प्रिपरेशन को सीमित रखें, मतलब इधर उधर ना जाएं, और साथ ही अपने पे फेथ रखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा अपने पे जो बिलीफ है वो बहुत ज़्यादा आपको आगे ले जाता है। और अगर इस प्रोसेस में आप आए हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा ही, बट तब भी आप उठें और लड़ें, मतलब हार नहीं माने। तो जब तक आप लड़ते रहेंगे तो सक्सेस आज नहीं मिली तो कल तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यही बोलना चाहूँगी। शिवी, चलते चलते एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। आजकल इस बारे में बहुत हाइप बनाई जा रही है कि कोचिंग के बिना भी सक्सेस पाई जा सकती है और कोचिंग के साथ भी सक्सेस पाई जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर के डायलेमा होता है या फिर वो रिलक्टेंट होते हैं कि उन्हें कोचिंग लेनी भी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप उस फेज में रह चुकी हैं, आज आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, किन स्टूडेंट्स को कोचिंग लेनी चाहिए और किन को रिफ्रेन करना चाहिए? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि गाइडेंस की तो ज़रूरत होती है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर है उसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और उसको जिसको आइडिया नहीं है कि क्या मुझे कहाँ से करना है उसको गाइडेंस की तो ज़रूरत होगी। तो कोचिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट आजकल इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कोचिंग का कि रियलिटी में हम कह सकते हैं कि कोचिंग कोई नहीं दे रहा है। जैसे दिल्ली में तो इतने ज़्यादा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बट मैंने ये देखा कि समवेग IAS जो है एज एन इंस्टीट्यूट यहाँ पे मतलब काफ़ी ट्रूथफुली मतलब फॉलो किया जाता है, और आपका मतलब रियली यहाँ जो है मीन करते हैं कि आपका आप अचीव कर पाओ अपने सक्सेस को और अपने गोल को। तो मुझे लगता है कि सही मेंटोर होने की ज़रूरत है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बिना किसी मेंटोर के भी क्रैक कर पाएँ, करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर पर्सनली मेरे लिए तो मतलब मुझे लगा कि गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी। शिवी, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम में रैंक 2 लेकर के आई हैं और शानदार सफलता कही जाएगी आपकी। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और सर। आपने समवेग IAS से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।